हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के बीपीएससी के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सबकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे जो है आज के सेशन में अगेन मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन से हमारे जो है एग्जाम में मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और जो है हम क्वेश्चंस जो है बेसिक टू एडवांस सभी टाइप के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप सभी आज के जानदार शानदार सेशन में जुड़ जाएंगे। कंफर्म करिए कि मेरी आवाज मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कोशिश करनी है हर एक सवाल को बड़े ध्यान से समझने की, फिर अपना आंसर जो है सबमिट करने की। अब देखो इसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, वो हमें फाइंड करना है। सम, फ्यू, टिनी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अब सम का मतलब होता है कुछ, है ना। उसके बाद फ्यू का मतलब भी कुछ ही होता है। टिनी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। एंड मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब देखिए, अगर सम की बात करें, फ्यू की बात करें, ये दोनों सिमिलर हैं, बट जो टिनी है ये क्या है? ये इन दोनों में से अलग है। इसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल, शॉर्ट, ठीक है, साइज, छोटा साइज, स्मॉल, ठीक है। टिनी मतलब स्मॉल होता है, छोटा होता है, राइट। बट यहाँ पे कुछ की बात की गई है, सम और फ्यू। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? सही आंसर हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी। अब सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है? हमें जो बाकियों से सबसे कम मिलता जुलता है वो विकल्प हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इनमें जो है बाकियों से कम मिलता जुलता कौन सा विकल्प है? पहले विकल्प में कहा गया है कर्ड, बटर, ऑयल, चीज, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब देखो, अब इनमें से बाकियों से जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा? कर्ड, दही, मक्खन, तेल और चीज। अब जो भी आपका आंसर है उसका रीजन क्या है? देखिए, अगर हम कर्ड की बात करें, कर्ड दही दूध से बनता है। अब मक्खन जो है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम लोग मक्खन निकालते हैं और दूध से ही पनीर बनता है। बट जो ऑयल है, तेल है, ये दूध से, मिल्क से नहीं बनता। देखो, कर्ड, बटर, चीज, ये सारे क्या है? मिल्क से बनने वाले चीजें हैं। बट जो ऑयल है ये दूध से नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो गया जी। चलिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज का सवाल है। इसमें कहा गया 9, 11, 19, 61, 239। नेक्स्ट नंबर फाइंड करो। नेक्स्ट नंबर क्या है? 1201, 1120, 1102, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो 9 से 11, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 9 हो जाएगा। अब डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ रहा है, डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में नंबर छोटा है और लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है। तो क्या कर सकते हैं? अब मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब स्टार्टिंग में नंबर छोटा हो, लास्ट में नंबर बड़ा हो, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट देखो, अगर मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा? 1102 आंसर आ रहा है, बट कैसे आंसर? 1102 आंसर कैसे आ रहा है? क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है? अब देखो, अगर हम 9 से 11 बढ़ाएंगे, अब डिफरेंस से तो हमारे पास हो ही नहीं रहा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से 18 बढ़ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी? 11 हो गया, ठीक है। अब 11 से हमें 19 बनाना है, 11 एक कम 11 प्लस 8, तो वो डिफरेंस वाली बात होगी। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आ जाएगा। 22 में से अब कितना नंबर माइनस करें? 22 में अगर हम 3 नंबर माइनस करें तो हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर 19 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 57,
प्लस 4 ऐड करें तो 7 और 4 तो 61 आ गया। फिर 61 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 244 माइनस 5 करेंगे तो 239 आ गया। ठीक है, आगे 239 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए वेरी गुड जी, मैडम एक क्लास में मैराथन करवा दीजिए सभी पीआरटी क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत जल्द जो है आपको मैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, अब देखो, अब हम यहाँ पे 239 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना नंबर ऐड करेंगे, 1201 आंसर नहीं आ रहा, 1201 आंसर नहीं आ रहा जी। फिर आपका 1102 आंसर किस तरीके से आ रहा है, 1102 आंसर किस तरीके से आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे देखो, हमने 239 से 239 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1195, इसमें 5 को 8, 5 6 11, 9 1 10, 1201 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया था, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, उसके बाद 2 को प्लस किया, 3 को माइनस किया, 4 को प्लस किया, 5 को माइनस किया, 6 को प्लस किया। एक बार प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। आई होप ये सभी सवाल ये सवाल जो है सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज रिप्लाई कर दीजिए डन। बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से हमें आंसर देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। ओके, चलिए आगे देखो, करो इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पे 58 179 नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है जी, देन 492 688। तो यहाँ पे बताइए 179 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए 58 है, 58 से हमारे पास 179 किस तरीके से आएगा, देखिए देखो, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 16, अगर डिफरेंस चेक करें जी, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 121 आ गया डिफरेंस। आगे नहीं पता, आगे नहीं पता, आगे देखो 6 9 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 आ गया, 8 8 16, 9 और कितना आ जाएगा 96, 196 आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया, 196। अब देखो अगर नंबर्स की पहचान है आपको तो ये नंबर्स किस नंबर का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर 12 का स्क्वायर करें तो इन दोनों में डिफरेंस 144, यहाँ पे 13 का डिफरेंस 169। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा नंबर आए, तो इसमें 179 में हम 144 को प्लस करें 3, 7 1 8 4 12, तो 323 आ गया, 323। अब 323 में अगर 169 को हम ऐड करें 9 10 11 12, 6 2 8 1 9 3 4, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 323 हमारे पास क्या था, सही आंसर आ जाएगा। जो डिफरेंस था वो हमारे पास 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, 14 का स्क्वायर था। अब 58 में हमने 121 को ऐड किया, 179 आ गया, 179 में 144 को ऐड किया, 323 आ गया, 323 में 169 को ऐड किया तो हमारे पास 492 आ गया, 492 को में हमने 196 को ऐड किया तो हमारे पास 688 आ गया, 688 आ गया। ठीक है, 323 वी हैव राइट आंसर, डन। ओके जी, कोई बात नहीं जी। चलिए आगे देखो, ये हमारे पास है डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को ये बताओ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हमें इसमें करना क्या होता है, कोई भी एक सेंटर पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देना है। और डिस्टेंस और डायरेक्शन को के सवालों को इजीली सॉल्व करने के लिए आपको हर एक डायरेक्शन का लेफ्ट राइट जो है पता होना चाहिए। अगर लेफ्ट राइट आपको पता है तो गाइस ये सवाल कभी भी आपके गलत हो ही नहीं सकते।
ठीक है। अब देखो कहते कृष्णा का जो है स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, कृष्ण जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। अब देखो, अब ये हमारे पास डायरेक्शंस की बात करें, ये देखो ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट और ईस्ट। अब अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। सभी डायरेक्शन का लेफ्ट राइट पता हो गया। अब देखो यहाँ पे कृष्ण जो है वो ईस्ट की ओर फेस करके खड़े हैं, अब इसकी ओर। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, उन्होंने क्या किया है, यहां से राइट टर्न किया है एंड वो चले हैं 2 मीटर। ओके, राइट टर्न किया है और वो चलते हैं 2 मीटर। ये देखो यहां से राइट टर्न करने के बाद वो 2 मीटर चले। ठीक है, आगे अगेन दोबारा से उन्होंने क्या किया है, राइट टर्न किया है एंड वो चलते हैं 5 मीटर। अब देखिए यहां से फिर से राइट टर्न किया है एंड वो चलते हैं 5 मीटर। ओके, फिर देन टेक राइट, दोबारा से राइट टर्न किया है एंड वो चलते हैं 7 मीटर। अब यहां से राइट टर्न किया है और चलते हैं 7 मीटर। ठीक है, फाइनली ही टेक अ राइट, दोबारा से राइट टर्न किया है और वो चलते हैं 5 मीटर। राइट टर्न किया और वो चलते हैं 5 मीटर। अब क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन इज कृष्णा फेसिंग नाउ। अब जो है कृष्णा जो है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे आंसर ईस्ट बता रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर नॉर्थ बता रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि आंसर इसका नॉर्थ आएगा या ईस्ट आएगा। सबसे पहले ये देखो, कहते अब कृष्ण किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। अब ये डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज कृष्णा फेसिंग नाउ। अब यहाँ पे कहीं भी हमें ये नहीं बोला गया कि जो कृष्णा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की ओर है। क्या उसको शुरुआती बिंदु से पूछा गया है? अगर शुरुआती बिंदु से पूछते तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है नॉर्थ आता, बट अब जो है आंसर नॉर्थ नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा गया। ये पूछा गया है वो वहां पे पहुंचकर कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारे पास सही आंसर हो जाना था। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नॉर्थ आंसर नहीं आएगा, ईस्ट इसका सही आंसर है। डन। देखो यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल है, अब इसमें देखो डिस्टेंस डायरेक्शन का ही सवाल है। अब इसमें बोला गया है आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैं जो है 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती हूँ। अब इस टाइप के सवालों को जब नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट दिया जाए ना, तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शंस वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। डन। अब ये डायरेक्शंस के बारे में सभी को पता है। अब जो जो बोला गया है, जिस जिस डायरेक्शन की ओर चला है वो हमें ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले कहा गया है मैं चलती हूँ 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट की ओर। अब ये सेंटर पॉइंट ले लिया, यहां से 30 मीटर चलते हैं कौन सी डायरेक्शन की ओर, यहां से 30 मीटर चलते हैं कौन सी डायरेक्शन की ओर, नॉर्थ वेस्ट दिया गया है, तो यहाँ पे 30 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर कहते हैं यहाँ पे डायरेक्शन फ्रॉम माय हाउस एंड देन 30 मीटर अगेन साउथ वेस्ट की ओर। अब देखो इसका साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन की ओर यहां से 30 मीटर और चलते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन की ओर हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया इधर, तो यहाँ पे 30 मीटर साउथ वेस्ट की ओर, ये देखिए 30 मीटर साउथ वेस्ट की ओर हो गया। ओके, उसके बाद एंड आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर साउथ ईस्ट, यहां से मैं चलती हूँ 30 मीटर साउथ ईस्ट की ओर। अब देखो साउथ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा, इधर से 30 मीटर चला जाता है साउथ ईस्ट की ओर। देखिए उसके बाद कहते बताइए, यहां तक डन। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, यहां से
मैं अपने घर की ओर टर्न करती हूँ, देन बताइए इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग। यहां से मैं जो हूं कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रही हूं। अब यहां से मैं अपने घर की ओर टर्न करती हूं तो बताइए ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारे पास जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए जी, ये सवाल सभी को समझ में आया, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। मतलब वही बात है कि आपको डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। जिस पॉइंट से बोला गया वहां से और कंफ्यूजन है कि मैम ये समझ में नहीं आया, जिस पॉइंट से बोला गया है वो साउथ वेस्ट की ओर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर है, वहां से डायरेक्शन वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो। मतलब दिमाग में वो ग्राफ आपके चलना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दीजिए। ये सवाल, ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, सबको ये सवाल समझ में आ गया कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया गया था। अब ये जरूरी तो नहीं कि वो हमें ऑलवेज नॉर्थ की ओर बोले, साउथ की ओर बोले, ईस्ट की ओर बोले, वेस्ट की ओर बोले, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी बोल सकता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े, आगे एक और सवाल है डिस्टेंस और डायरेक्शन का ही। अब देखो यहां पे, अब इसमें कहते हैं राधा ने चलना स्टार्ट किया है 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। अब एक सेंटर पॉइंट लिया, यहां से 10 मीटर चलना स्टार्ट किया है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट टर्न किया है, लेफ्ट टर्न किया है एंड वो चलती है 30 मीटर। देखो यहां से लेफ्ट टर्न किया है एंड वो चलती है 30 मीटर। फिर अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। वो दोबारा से लेफ्ट साइड चलती है एंड 10 मीटर चलती है। ठीक है, एंड फर्दर शी मूव 10 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट। राइट टर्न किया उन्होंने 10 मीटर, राइट टर्न किया उन्होंने 10 मीटर। ठीक है, देखो राधा उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, फिर वहां से बाई ओर मुड़ती है 30 मीटर, फिर वो बाई ओर मुड़ती है 10 मीटर, फिर वो दाई ओर, इसके बाद दाई ओर मुड़ के वो 10 मीटर चलती है। तो बताइए वो अपने मूल स्थिति से कितनी दूर है। तो बताइए हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है, तो ओरिजिनल पोजीशन से वे कितनी दूर हैं। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर, 30 प्लस 10 कितना आ गया, 40 मीटर सही आंसर हो जाएगा। 40 मीटर हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर है सभी को। तो गाइस सेशन को लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो, जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे जी। आगे देखिए डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल हमें कल भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी डाइस का कॉन्सेप्ट समझाया था। डाइस के 6 मुख होते हैं, 3 विजिबल है, 3 इनविजिबल है। अब यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, एक बोला गया है दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा क्यूब नहीं बनाया जा सकता। जब हमें इस टाइप की ओपन डाइस दी जाए ना तो गाइस याद रखिए जो अक्षर, जो नंबर, जो सिंबल विपरीत होंगे ना वो कभी भी पास पास नहीं बैठेंगे, वो कभी भी नेबर नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेयर है ऑपोजिट पेयर्स वो फाइंड करेंगे। अब ऑपोजिट पेयर हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी अक्षर के अगले से अगला विपरीत होता है, तुरंत बाद वाला ऑपोजिट नहीं होता, उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कि ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ए के ऑपोजिट एल आ जाएगा, ए के ऑपोजिट एल आ जाएगा, जे के ऑपोजिट डी आ जाएगा। ठीक है, जे के ऑपोजिट डी है एंड सी के ऑपोजिट क्या है, एच आ जाएगा। ये हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं, 3 पेयर बन चुके। अब हमें बताना क्या है, कौन सा क्यूब नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म। अब देखो यहां पे ए, जे और ये सी, ये तीनों अलग अलग है, ये बन सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे जे, एच और ये एल, ये भी बन सकता है, तीनों अलग अलग दिए गए हैं। फिर नंबर 3 यहां पे देखिए डी, डी है यहाँ पे, डी और जे,
ये ऑपोजिट है, ये पास पास नहीं बैठ सकते। अब देखो C और H ऑपोजिट है, ये पास पास नहीं बैठ सकते। इसका मतलब दो क्यूब ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन C करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन C क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? रिप्लाई करिए जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस टाइप का मैं आपको एक और सवाल करने के लिए दूं, आप करेंगे? इसी टाइप का एक और सवाल दिए आपको, चलिए करिए सॉल्व फिर इस क्वेश्चन को। करो इसको सॉल्व, बताइए। इसमें भी सेम वही बोला गया है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा क्यूब घन नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट बी फॉर्म की बात की गई है। तो देखो इसका आंसर सही क्या होगा? देखो ए नंबर 1 2 3 और 4 कैन नॉट बी फॉर्म। पहले हम ऑपोजिट पेयर फाइंड करेंगे। ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ई के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एंड सी के ऑपोजिट क्या है? डी हो जाएगा। ठीक है, सी के ऑपोजिट डी है। अब जो ऑपोजिट है वो पास पास नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी और बी ऑपोजिट है, तो ये पहला तो नहीं हो सकता। ठीक है, ए और बी ऑपोजिट, ये पास पास बैठे हैं। फिर देखो ए सी और ई, ये तीनों अलग अलग है, ये बन सकता है जी, ये बन सकता है। फिर आगे एफ बी और सी, ये भी बन सकता है। आगे बी डी और ई, ये भी बन सकता है। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ए और बी ऑपोजिट थे और वो पास पास बैठे हुए थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये हमारे पास है कैलेंडर का सवाल। अब इसमें कहा गया है अगर 12 जुलाई 1965 को दिन जो है हमारे पास मंडे का है, तो आप बताइए 14 अगस्त 1966 को कौन सा दिन हमारे पास जो है हो जाएगा। अब देखिए जी, अब जिस सवाल में हमें डेट मंथ साल तीनों ही अलग अलग दिए जाए, इस टाइप के सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेट और मंथ को इक्वल बनाया जाएगा, सेम बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो दिन बचे उसको 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल के हम जो है अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है 12 जुलाई और 14 अगस्त है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 जुलाई से लेके 12 जुलाई 1996 तक जो है ऑड डे फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसमें कितने सालों का डिफरेंस है मैम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस है, तो एक ही ऑड डे आएगा। ठीक है, अब कोई लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कौन से साल होते हैं? वो साल जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं या 400 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। अब उसके बाद अब मंडे ट्यूसडे हमारे पास सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ट्यूसडे जो है वो हमारे पास सही आंसर ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो 11 अगस्त तक आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जुलाई अगस्त में कितने दिन दिए गए हैं? 14 दिन दिए गए हैं। अब देखिए जुलाई महीने में 31 दिन होते हैं, 12 तक हमने आंसर फाइंड कर लिया। 19 दिन बच गए, 19 दिन बच गए। 7 दूने 14 कैंसिल, 7 दूने 14। यहां पे कितना बच गया? यहां पे कितना बच गया? 4 बच गया, 5 बच गया जी, यहां पे बताइए। ठीक है, 5 बच गया, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 5 और यहाँ पे 6, तो मंडे में 6 दिन ऐड कर दो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। संडे हमारे पास ये क्लास आपकी डेली 10 बजे आपकी क्लास चलती है, 10 बजे आपकी क्लास चलती है। ठीक है, 5 दिन यहाँ बचे और 1 दिन ये 6, तो मंडे में 6 दिनों को ऐड किया तो संडे हमारे पास क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्यूसडे में 5 दिन ऐड कर दो, संडे हमारे पास क्या है? सही आंसर आ गया। डन जी,
क्लियर हो जाएगा सवाल ये सॉल्व, सभी को समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसी टाइप का एक और सवाल, ये टाइप नहीं डिफरेंट टाइप है। अब पहले यहाँ पे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या बोला गया है, कौन सा दिन फाइंड करना है। देखो कहते हैं अगर किसी महीने का 5वां दिन जो है सोमवार से 2 दिन पहले है, तो उस महीने का 15वें दिन जो है कौन सा दिन होगा। देखो अब अगर किसी महीने का 5वां दिन जो है सोमवार से 2 दिन पहले है, अब सोमवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे। इसका मतलब महीने का जो 5वां दिन है वो सैटरडे है। उसके बाद तो हमें बताना है उसी महीने का 15वां दिन जो है वो कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें कितने दिनों का डिफरेंस है, 5 और 15 में डिफरेंस निकाल लो। 10 दिन का डिफरेंस आ गया, 10 को 7 से डिवाइड करो, 3 और डेज बच गए, तो सैटरडे में 3 दिन को ऐड करो, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। क्या आंसर होगा, संडे आएगा कि मंडे आएगा। देखिए संडे की मंडे, सैटरडे हो गया ना, सोमवार से 2 दिन पहले सैटरडे आ गया, तो संडे हमारे पास क्या है, देखिए करिए सॉल्व जल्दी से। सैटरडे तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए सैटरडे है ना, तो सैटरडे में 3 दिन ऐड करेंगे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। देखिए ध्यान से, आंसर ट्यूसडे नहीं होगा, ध्यान से देखिए, ट्यूसडे आंसर नहीं आएगा, ट्यूसडे तो कहीं भी दिया ही नहीं है, संडे आंसर कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे 5वां दिन सोमवार से 2 दिन पहले है, 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन, आपने 2 दिन पहले की बात की गई थी, इसका मतलब 2 दिन पहले दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा। अब उसके बाद 15वां दिन हमें फाइंड करना है, 15वां दिन फाइंड करना है, तो यहाँ पे 5 से 15 तक कितना डिफरेंस है, 10 दिनों का डिफरेंस है। 10 को हमने 7 से डिवाइड किया, 3 आ गया, तो सैटरडे में 3 को ऐड कर दो, संडे, मंडे और ट्यूसडे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन सोमवार से घटेंगे, कम होंगे। तो इस टाइप के सवालों को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से हमें देखना होता है कि क्या किया गया है। जितने दिन बोले गए हैं डिफरेंस निकालो, डिफरेंस डेज का निकाल के 7 से डिवाइड करके और डेज निकाल के दिए गए दिन में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए जी आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसमें हमें कहा गया है अगर WARE वेयर से हम लोग 4 2 6 9 2 और 2 लिख रहे हैं, आप बताइए GONY से क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल पूजा कुमारी जी चल रहा है बैच। अब देखो अक्षरों से नंबर्स आ रहे हैं। अब अक्षरों से नंबर जो है वो किस तरीके से आएंगे, अब यहां पे WARE, अब इससे 4 2 6 9 2 और 2 लिखा जा रहा है। हमें बताना है GON और Y से क्या लिखा जाएगा। देखिए अब D की वैल्यू 4 है, Z I की वैल्यू 9 और V की वैल्यू 22, विपरीत अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ड्यू, आजाद, इंडियन रेलवेज, इवनिंग, सेम इसी तरीके से देखिए GT रोड, लव, मन की बात और बॉय। 20 12 13 और 2, 20 12 13 2, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखिए आपके लिए जो है, जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने बीपीएससी कोर्स में एनरोल किया हुआ है, आप अपने बैच को अपग्रेड कर सकते हैं ओनली 299 में, जिसमें आपको पुराना बैच जो आपका है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको नए बैच में भी ऐड कर दी जाएगा। जल्दी से अपने बैच को अपग्रेड करो। और इसके अलावा जो बच्चे कोर्स में एनरोल करते थे उसके लिए सभी कोर्सेज के ऊपर जो है 80% ऑफ चल रहा है। ठीक है, सभी कोर्सेज के ऊपर 80% ऑफ चल रहा है। तो
तो जल्दी से आप सभी अपने बैच में इनरोल करो, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाओ। और बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, करिए इसको सॉल्व। अब इसमें हमें कहा है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नेटवर्क की बात की गई है। नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय 16 एंड कीबोर्ड। ठीक है, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम लोग लिख रहे हैं 18। देन व्हाट वुड बी द कोड ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए जी करिए सॉल्व। देखिए, अब अक्षर्स की प्लेस वैल्यू 16 तो नहीं आएगा, और फिर क्या कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है? 20 20 आंसर किस तरीके से आ रहा है? 20 आंसर किस तरीके से? मतलब 16, 18 और यहाँ पे 20 लिख दिया, इस तरीके से। मतलब मैम 16 है, 18 है, 20 है, बट ये 16, 18 आया कैसे? ऐसे ही हवा में ये 16, 18 आया कैसे? अगर इनकी प्लेस वैल्यू चेक करें तो प्लेस वैल्यू से नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 7। देखो क्या कर सकते हैं इसमें? 18 होगा। 18 कैसे हो सकता है? 8, 9। अब देखो इसमें ये एक काम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। 7 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 प्लस 1 9। 9 गुना 2 18 आ गया। फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 8 प्लस 1 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। ठीक है, गुना 2 और +1। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई, 1 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, अब इसमें हमें एक सेट दिया गया है 32, 16 और 96 का। बोला गया है दिए गए ऑप्शन में वह चुने जिसमें संख्याओं के सेट नीचे दिए गए सेट की संख्याओं की तरह समान लॉजिक, नियम, संबंध को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है वही कॉन्सेप्ट किसी विकल्प में अप्लाई होना चाहिए। बट यहाँ पे देखना ये है सबसे पहले, ये दिए गए सेट में कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई क्या हुआ है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है? 8 और 4 48 गुना 2 16 6 और ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 16 गुना 2 32, आगे 96 तो नहीं आ रहा। फिर अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 6 और 2, देखो 32 प्लस 16, 6 और 2 8, 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूने 16, 8 1 9। देखिए फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे नॉट की बात की गई है, नॉट बोला गया, ध्यान से गाइस, यहाँ पे नहीं, नॉट की बात की गई है। अब देखो यहाँ पे 42 प्लस 21 ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 4 2 6, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूने 6, 6 दूने 12, इसमें तो अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे नॉट की बात की गई है। आगे 36 प्लस 18 गुना 2 108, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। फिर आगे 22 प्लस 11 कितना हो जाए? 33, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पे नॉट, डू नॉट फॉलो, डू नॉट की बात की गई थी।
ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे 66 की प्लेस के ऊपर यहाँ पे 68 दे रखा है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज, ये बताओ 540 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए अब मिसिंग नंबर सीरीज में सिंपल सी बात है मैम, क्या देखो अगर कॉलम वाइज चेक करें ये सबसे बड़ा नंबर है, सेकंड कॉलम में ये सबसे बड़ा नंबर है। अब देखो छोटे नंबर से सब नंबर बहुत बड़ा आता है तो वहां पे 100% क्या होता है, कहीं ना कहीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा, या स्क्वायर किया होगा, या क्यूब किया होगा, नंबर्स को प्लस किया होगा, नंबर इंक्रीज इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो 11 8 से 440, अब 440 किस तरीके से आएगा, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 88 आएगा, इसका स्क्वायर 121 और 64। ठीक है, तो ये स्क्वायर करने पर भी नहीं आ रहा, तो क्यूब करने पर तो वैसे ही नहीं आएगा। फिर अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 88, अब 88 से हमें 440 बनाना है, तो 8 5 40 40, हाँ देखो अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 0 444 440 आ गया। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट 108 108 को 5 से मल्टीप्लाई 540 आ गया। तो यहाँ पे 7 चौके 28, 9 5 से मल्टीप्लाई 8 5 40, 4 45 और 4 490, ऑप्शन बी। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 490 हमारे पास क्या था, इसका सही आंसर आ जाएगा। डन। तो गाइस जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इधर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। अब अगर हम कॉलम वाइज चेक करें 4 6 और 9, 2 और 3 का डिफरेंस है, 1 और 5 का, यहाँ पे तो नहीं, कॉलम वाइज सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि नंबर इतना डिफरेंस नहीं है। अगर रो वाइज चेक करें 4 और 3 से ये नंबर सबसे बड़ा है, 6 और 4 में से ये नंबर सबसे बड़ा है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए जी 90, देखिए क्या क्या होगा इसमें। अब 4 3 से 19 कैसे आएगा, 36। देखो 4 का स्क्वायर करे 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 90, 90 जो है, दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ए और सी दोनों ही हो जाएंगे, 90 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है वो ऑप्शन चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द जो है पहले से संबंधित है। अब फर्नीचर, अगर कारपेंटर, कारपेंटर अगर फर्नीचर से बिलोंग करता है, बुक जो है उससे कौन जो है, उसका आंसर क्या होगा, ऑथर, पब्लिशर, लाइब्रेरियन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब देखो कारपेंटर क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, है ना, तो फर्नीचर बनाते हैं। सेम इसी तरीके से किताबों को कौन बनाएंगे, पब्लिशर, पब्लिशर तो पब्लिश करते हैं। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में तो बुक्स रखी जाती हैं, लाइब्रेरी तो नहीं आएगा। ऑथर हमारे पास क्या है, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या कहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट बी फॉर्म, मोमेंट, कॉमन, कॉन्ट्रैक्ट, मार्ट और
नन ऑफ द अबव। अब ये तो बहुत आसान है, पहले हम अक्षर को चेक करेंगे। MOM, ये तो बन सकता है, बट यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड करना है, नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए तो बन सकता है। आगे कॉमन COMMON, ये भी बन सकता है, कॉमन भी बन सकते हैं। आगे कॉन्ट्रैक्ट CONTRAC, हमें यहाँ पे 2 बार दे रखा है, C 2 बार दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे तो C 1 बार है, बट यहाँ पे ऑप्शन C में C जो है 2 बार। मार्ट MAR और T, ये भी बन सकता है, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C हमारे पास क्या है, सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे देखिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर लगाना है। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 अलग अलग जो है शब्द दे रखे हैं। अगर इन 5 शब्दों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाया जाए, क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें ये बताना है बीच में कौन सा शब्द आएगा, बीच में शब्द जो है वो कौन सा आएगा। तो करिए सॉल्व। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ये देखना है इन 5 में कौन कौन से अक्षर जो हैं जो हमें कॉमन दे रखे हैं। कॉमन अक्षर्स को हमें अलग अलग करना है। देखो अब CA कॉमन है, ठीक है, CA कॉमन दे रखा है सभी में, C और A कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट अक्षर यहाँ पे N, इधर N है, इधर हमारे पास C है, इधर B और इधर N। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पर ये हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पर देखना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर क्या आएगा। अब देखो इन तीनों में N कॉमन है, ठीक है, जब इन जो N कॉमन, तो N के बाद नेक्स्ट अक्षर देखेंगे। नेक्स्ट अक्षर यहाँ पे D है, इधर हमारे पास N के बाद C है, इधर N के बाद A है। इसका मतलब थर्ड नंबर पर ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर ये है और फिफ्थ नंबर पर ये है। अब आप बताओ हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। अब आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5वें नंबर वाला जो शब्द है ये मिडिल में आएगा। देखिए मिडिल कैसे, 1 2 3 4 5, 2 ऊपर 2 नीचे, ये तीसरा वाला क्या होगा, मिडिल वाला। यहाँ पे कैनरी जो है ऑप्शन C करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन C हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा। 20th नंबर क्वेश्चन। अब पहले हमने क्या किया था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया था ना। अब हमें कहा जाएगा कि मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करो, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अब इसमें कहा है रिटर्न जर्नी, ट्रेवल अरेंजमेंट्स, होटल स्टे, यहाँ पे साइट सीइंग, रीचिंग डेस्टिनेशन। इसकी सही सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी सही सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी। सबसे पहले अगर हमें कहीं भी जाना है, हम लोग ट्रेवल के अरेंजमेंट्स करेंगे, कहीं भी घूमने जाना है, ट्रेवल अरेंजमेंट के बाद कि वहां पे पहुंच जाएंगे, रीचिंग डेस्टिनेशन। अब वहां पे पहुंचकर होटल में स्टे करेंगे, होटल में स्टे करने के बाद साइट सीइंग घूमेंगे और लास्ट में वापस आ जाएंगे, लास्ट में वापस आ जाएंगे। 2 5 3 4 1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 5 3 4 1, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21st नंबर क्वेश्चन देखो। अब 21st नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, कहते बताइए 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करिए। 11:10 में हमें दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो जब हमें मिनट्स और आवर्स दोनों ही दिए जाएं और हमें आवर्स और मिनट्स के एंगल के बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है ना, आवर्स और जो मिनट वाली सुई के बीच में। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 30h - 11/2m फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है,
तो बताइए जी, अब देखो इसमें आवर्स हम कौन से वाले पिक करेंगे, जितने आवर्स हमें दे रखे हैं, आवर्स कितने दे रखे हैं हमें 11, 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने दे रखे हैं 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देख 11 तिया 33, 330, 11 5 55, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 5 12, 275 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 275 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड जी। अब देखो यहाँ पे 1:10 की बात की गई है, करिए इसको भी सॉल्व। 1:10, अगेन वही फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m। अब आवर्स हमें कितने दे रखे हैं 1 आवर है, मिनट्स हमें कितने दे रखे हैं 10 हमें मिनट्स दे रखे हैं। अब देखो 30 55 आ गया तो कितना आ जाएगा, आंसर क्या है 25 डिग्री। 25 डिग्री ऑप्शन 25 डिग्री। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए, नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। और देखो इसमें क्या कहा गया है। देखो इस टाइप के सवाल को ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, कभी भी पूरे सवाल को एक साथ ही रीड नहीं करना, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, जो जो बोला जाए उस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कहा है, 5 गर्ल्स हैं, 5 लड़कियां हैं जो एक बेंच पर बैठी हैं फोटोग्राफ करने के लिए, मतलब फोटो खिंचवाने के लिए। एक बेंच पर 5 लड़कियां बैठी हुई है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है, कहते हैं सीमा है ना, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड राइट ऑफ बिंदु। अब मैम इसमें हमें कोई डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखी, जब हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दी गई फिर हम लेफ्ट राइट किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए जब हमें कोई डायरेक्शन ना दी जाए, हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है। जब कोई भी डायरेक्शन नहीं दीगी तो नॉर्थ की ओर ही मानकर हमें चलना है। अब देखो अब क्या है, सीमा जो है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, ये है सीमा। ठीक है, सीमा जो है रानी के लेफ्ट में है एंड बिंदु के राइट में है। देखो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। मैरी जो है किसके राइट में है, रानी के राइट में है। देखो उसके बाद रीता जो है ना इज बिटवीन रानी एंड मैरी। यहां पे क्या आ गया, बिंदु, सीमा, रानी। रीता जो है रानी और मैरी के बीच में है। अब देखिए ये सीक्वेंस हमारे पास बन चुकी है। अब इसमें क्या कहा है, कहते बताइए हमें यहाँ पे हु इज इन दी मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, इनके बीच में जो है मिडिल में कौन बैठा है, तो मिडिल में कौन है, 5 है, यहाँ पे 2 और 2 4, रानी जो है मिडिल में बैठी हुई है। ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, तो बहुत कम बच्चों ने अपना आंसर जो है सबमिट किया है। तो बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर जो है, सही आंसर क्या हो जाना था। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें देखो सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व करना था। पहले इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर सबको मर्ज करना था। देखिए अगर हम यहां से यहां तक बात करें, देखो इसमें कितने त्रिभुज हो जाने थे हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 और 2 3, 3 6, 3 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 त्रिभुज इसमें है। ठीक है, अब 12 के बाद अब सिंगल इस डायग्राम को सॉल्व कर लो। देखिए इसमें कितने त्रिभुज थे, 1 और 2 3, 3 6, 3 9, 12 + 9। ठीक है,
21 आ गया, 21 यहां पे है। अब 21 के बाद और ये देखिए 21 और ये एक 22, ये 23, 24, 25 और 26, 26 हमारे पास सही आंसर हो जाना था। ठीक है, अब देखो इनको मर्ज करने पर कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो सिंगल सिंगल हमने काउंट करके सब नंबर्स को मर्ज कर दिया। 26 वी हैव राइट आंसर। अब ये भी मैंने कल आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। अब इसमें हमें बताना था, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको कोऑर्डिनेट इक्वालिटी कहते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, h ग्रेटर देन है i से, i बराबर है j से, j बड़ा है k से, k छोटा है l से। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कंक्लूजन, तो k जो है कहते वो छोटा है h से। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट में इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे, k और h को कंपेयर करेंगे, h बड़ा है, बराबर है, बड़ा है k से। देखिए अब अगर यहाँ पे भी कहा है कि k जो है h से छोटा है, इसका मतलब h जो है वो k से बड़ा हुआ, तो यहाँ पे h जो है वो बड़ा है k से। अगर हम अक्षर को चेंज करें, k छोटा है h से, हो गया वैलिड, ये हमारे पास वैलिड हो जाएगा, ये कंक्लूजन वैलिड है। अब दूसरा कहते हैं, अब दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है जो L है ना वो बड़ा है H से। सेकंड कंक्लूजन, L ग्रेटर देन H। अब L और H को हम कंपेयर करेंगे, ये देखो H ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन L। अब देखो बीच में जब ऑपोजिट सिंबल आ जाएंगे वो कभी भी कंक्लूजन वैलिड नहीं हो सकता, ये वाला इनवैलिड आ जाएगा। इसका मतलब ओनली फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाना था। ठीक है, जब भी सिंबल हमें ऑपोजिट मिल जाए वो कभी भी कंक्लूजन जो है वैलिड नहीं होता। आगे अब ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखिए होमवर्क वाले क्वेश्चन हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, बट आप खुद ट्राई किया करो कि हमें क्वेश्चंस खुद से लाइक कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टाइप करना है। मैं सभी के आंसर चेक करती हूँ, कितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए हैं, कितनों ने नहीं किए, तो प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर जरूर सबमिट किया करो। अब इसमें क्या कहा था, इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग पहला कंक्लूजन हमें कहता है जो g है वो बड़ा है k से। अब g और k को कंपेयर करना है। ठीक है, g ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन k। जी हाँ, g है वो बड़ा है k से, ये वाला तो हमारे पास वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड है। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाले को चेक करना है। सेकंड हमें जो सेकंड कंक्लूजन है ये कहता है जो o है वो छोटा है u से। अब o और u देखो, o लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल u। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, जब भी हमें सिंबल ऑपोजिट मिल जाते हैं वो कंक्लूजन कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या आ जाएगा, सेकंड वाला इनवैलिड अगेन, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड जो है निष्कर्ष वो सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलो आगे देखिए नेक्स्ट, ये रिश्तों वाला सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ये क्या कहता है, करिए सॉल्व। और गाइस जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। आई होप ये सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये सभी क्लासेस, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति Z का परिचय कराते हुए कहता है, Z के बारे में एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, Z की बहन, देखो ये Z है, Z की बहन, लैंग्वेज पे ध्यान देना, Z की बहन, बहन की मां, बहन की मां का पति, मतलब Z के बहन के पिता, Z के पिता हो जाएंगे, पति मेरा बेटा है। अब ये कौन है, ये वो आदमी जो आदमी Z के बारे में, Z के बारे में बात कर रहा है। तो Z का उस आदमी से क्या रिश्ता हो जाएगा, इसको Z भी बोलते हैं। Z देखो, एक व्यक्ति Z का परिचय कराते हुए कहता है, Z की बहन, बहन की मां, मां के पति जो है वो मेरा बेटा है। तो उस आदमी का Z से क्या रिश्ता हो जाएगा,
ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर, मतलब बेटे के बच्चों से रिश्ता बताना है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचाइल्ड, ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचाइल्ड, ऑप्शन सी वी हैव राइट आंसर जी। चलिए आगे एक और सवाल है, ब्लड रिलेशन का ही सवाल है। देखो ये सभी टॉपिक जो मैंने आपको करवा रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखो हम पोता नहीं कह सकते, जेड के जेंडर डिफाइन नहीं किया था, बट ग्रैंड चाइल्ड है, पोता पोती कोई भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कहते हैं इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की फैमिली है। ठीक है, के जो है वो आर के ससुर है, के इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। अब देखो आर के ससुर है कौन, के, तो यहाँ पे आर के कोई हस्बैंड वाइफ होगा। ठीक है, उनके पिता के हैं, तभी जो है ये इनके क्या हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, देखो आर के यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, अब उनके पिता जो है क्या हो जाएंगे, आर के ससुर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कहा है, कहते हैं एफ इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ के। ठीक है, वी इज द सिस्टर ऑफ एच, के हैज अ सन, के हैज अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, अब यहां पे के जो है, के पिता थे, के का एक बेटा है और के की एक क्या है, बेटी है। ये तो इनकी क्या हो जाएंगी, ये तो इनके फादर इन लॉ है। ठीक है, एक बेटा है एक बेटी है। उसके बाद वी जो है वो एच की सिस्टर है, वी जो है वो अनमैरिड है, इसका मतलब एच जो है मैरिड हो जाएंगे, वी जो है क्या है, वी जो है अनमैरिड है। अब वी सिस्टर है, देखो एच जो है मेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ये फीमेल हो जाएंगी। उसके बाद एफ इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ के, मतलब एच का बेटा। ठीक है, एच का बेटा के हो जाएगा, देखो एच का बेटा के हो जाएगा। देखिए यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, उसके बाद सब सारी जो है जो भी इंफॉर्मेशन देगी फुलफिल होगी। के जो है वो ससुर है आर के। ठीक है, एंड एफ इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ के, एफ जो है ओनली ग्रैंडसन है किसका, के का। ठीक है, वी जो है वो सिस्टर है एच की, वी जो है अनमैरिड है, के हैज अ सन एंड डॉटर। ठीक है, वी अगर अनमैरिड है, वी जो है एच की सिस्टर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए आर का एफ से क्या रिश्ता है, तो आर का एफ से क्या रिश्ता हो जाएगा, मदर, ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मदर ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें हमें कहा गया है क्या, कहते अगर स्लोप की बात की जाए, स्लोप को लिखा जा रहा है 5, 4, 9, 7 और 3, CRAMP को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1, 8, 6, 2 और 7 लिखा जा रहा है। आप बताइए प्रोमो को क्या लिख सकते हैं। चलिए जी, सभी ने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर, कोशिश किया करो सभी सवाल खुद से सॉल्व करने की। देखो अब इसमें एस की वैल्यू 19 है, यहाँ 5 दे रखा है, एल की वैल्यू 12, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ये वाला सवाल कौन सा हो जाएगा फिर, अब देखो पी और आर, ओ एम और ओ, नकल वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, नकल वाला। इन अक्षर्स के ही नंबर उठा के यहाँ पे फिट करने हैं। अब देखो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, आर की वैल्यू क्या है 8, ओ की वैल्यू क्या है 9, एम की वैल्यू क्या है 2 और ओ की वैल्यू 9, तो 7, 8, 9, 2, 9, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नकल वाला सवाल था। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए ये हमें क्या कह रहा है, देखो समझो। और गाइस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों ने। अब इसमेमें क्या कहा गया है, अब हमें एक शब्द दिया गया है, DISTURBANCE, डिस्टर्बेंस, राइट। अब इसमें कहते हैं अगर पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, ई और डी को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, एंड दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए, 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले अक्षर, तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए,
एंड इसी तरह से आगे भी, एंड सो ऑन, मतलब सभी अक्षर्स को आपस में इंटरचेंज कर दी जाए। तो यहाँ पे N A B R U T S, और बोला क्या गया है, विच लेटर वुड कम आफ्टर द लेटर R इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। अब R के बाद जो है नेक्स्ट लेटर जो है कौन सा हो जाएगा, R के बाद पूछा गया है, तो R के बाद हो जाएगा U। आई तो कहां पे आएगा, आई तो लास्ट में नहीं आ जाएगा। S के बाद नहीं पूछा गया, R के बाद पूछा गया है। R अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, U। आगे 31 नंबर क्वेश्चन जी, 31 नंबर क्वेश्चन जी, देखिए इसमें क्या कह रखा है। अब इसमें कहते हैं दिए गए विकल्पों में से जो सेम है समानार्थी शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा, वफादार और समर्पित, यूजफुल या व्यर्थ, केयरफुल या लापरवाह, मेहनती और मेहनती, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सिमिलर, देखो वफादार होना और समर्पित दोनों सेम है, किसी काम के प्रति वफादार होना और किसी काम के लिए अपने आप को समर्पित करना दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों सेम है तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये भी ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास सिमिलर, हमें सेम वाले अक्षर फाइंड करने, सेम वाले वर्ड फाइंड करने थे। आगे जी 32 नंबर क्वेश्चन, ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ये बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, ये दी गई डायग्राम में हमें कितने त्रिभुज दे रखे हैं, कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं इसमें। अब देखो सिंगल सिंगल सॉल्व करके सबको मर्ज कर दो। अब इसमें देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, 10 10 20 10 30, 30 हो गया। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 31 और 32। देखो 10 त्रिभुज इसमें है, 10 और 10 20, 10 30, 30 के बाद ये वाला 31। अब 31 के बाद ये सबसे बड़े वाला भी तक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना है 32, ये कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये दी गई डायग्राम में हमें कितने स्क्वायर दे रखे हैं, कितने वर्ग दिए गए हैं, देखिए। अब इसमें हमें जो ये वाली डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं दिए गए, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही अप्लाई होगा ना। देखिए 1 2 3 और 4, 1 और 2, 4 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 के बाद ये एक 12 और ये 13, 13 के बाद 12 13 1 14, 14 हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बाद गाइस ये आपके लिए सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और ये आपका थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। इसके अलावा गाइस आपके लिए लाइक टीचिंग परीक्षा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी भी सभी कोर्सेज के ऊपर आपका 80% ऑफ है, तो अपने बैच में आप एनरोल करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने एनरोल किया हुआ है वो अपने बैच को अपग्रेड कर सकते हैं, ओनली 299 में अपने बैच में एनरोल करो, तैयारी को और बेहतरीन करो और इस बार सिलेक्शन को सुनिश्चित करो। ये था आपका आज का सेशन। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड अपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो है उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। क्लास जो बच्चे क्लास को बाद में देखते हैं ना,
तो प्लीज वो भी अपने आंसर जो है होमवर्क वाले क्वेश्चन के आंसर जरूर सबमिट किया करो। ठीक है, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर एंड चैनल के ऊपर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग हमारे कल के सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।